आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती भूमिका शर्मा, शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिशर का आदर्श सूचकांक क्या होता है। फिशर का आदर्श सूचकांक बीए अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमको पढ़ना है और एमए पूर्व में सांख्यिकी विधियाँ जो है फर्स्ट सेम में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि फिशर का आदर्श सूचकांक क्या होता है। तो सूचकांक या निर्देशांक जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में इंडेक्स नंबर कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और आप लोग जानते ही होंगे कि ये सरल होता है और भारित होता है। जो सिंपल होता है उसमें कोई वेट नहीं दिया जाता और भारित में प्रत्येक मद को कुछ भार दिया जाता है, कुछ वेट दिया जाता है, जो कुछ भी हो सकता है। उनके महत्व के आधार पे ज़्यादा महत्व वाली मदों को ज़्यादा भार दिया जाता है, कम महत्व वाली मदों को कम भार दिया जाता है। तो ये आदर्श सूचकांक माना जाता है। और आदर्श सूचकांक का मतलब है कि जितने भी निर्देशांक हैं उसमें से ये सबसे अच्छा है, सबसे मान्य है। इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, प्रामाणिक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आदर्श क्यों है। आदर्श इसलिए है कि पहली बात ये माना जाता है कि ये परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। इसमें जो वेट दिया जाता है, जो भार दिया जाता है, वो बदलते रहता है। समय और परिस्थिति के अनुसार हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। इसमें हम वर्गमूल निकाल के इसको हल करते हैं। तीसरी बात है जो कि महत्वपूर्ण है और अक्सर वैकल्पिक प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ये पूछा जाता है कि क्या फिशर का जो सूचकांक है वो कौन कौन सी कसौटियों को पूर्ण करता है। तो दो बातें हैं जो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि फिशर का आदर्श सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। टाइम रिवर्सल, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो समय उत्क्राम्यता परीक्षण, और फैक्टर रिवर्सल को कहते हैं तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। तो दोनों की कसौटी पर फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो खरा उतरता है या परिपूर्ण करता है उसको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई। अगली बात ये है कि लेस्पेरे और पाशे ने भी सूचकांक दिया था, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो लेस्पेरे और पाशे दोनों के सूचकांकों का मिश्रण है फिशर का सूचकांक। तो ये भी पूछा जाता है और ये हम ऑब्जेक्टिव में भी देख सकते हैं, छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है कि लेस्पेरे और पाशे के सूत्र से मिलकर फिशर का आदर्श सूचकांक बना है। तो हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब लेस्पेरे का कीमत निर्देशांक क्या है। देखिए, लेस्पेरे का कीमत निर्देशांक और मात्रा निर्देशांक भी यहाँ पे है। तो बड़ा ही सिंपल है ये, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने देखा ये LP01 है, मतलब लेस्पेरे का सूचकांक है 01। और यहाँ दो बातें हुई। पहला ये कि इसमें सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। तो P1 क्या होता है, P प्राइस, करंट ईयर का चालू वर्ष का मूल्य P1 कहलाएगा, और P0 आधार वर्ष का जो मूल्य होता है वो कहलाता है P0। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चालू वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष के मूल्य से भाग देते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, Q0 और Q0 से इसको गुणा करेंगे। मतलब सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो Q0 मतलब क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, ज़ीरो मतलब आधार वर्ष। तो हम क्या करेंगे, अगर P1 को Q0 से इंटू करके, P0 को Q0 से इंटू करके 100 से फिर इसको इंटू करते हैं, तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, लेस्पेरे का सूचकांक कहलाएगा। फिर इसी को इन्होंने ये माना लिखा, लेकिन ये मात्रा निर्देशांक है, मात्रा निर्देशांक में बदल दिया है। तो अगर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो ये मात्रा निर्देशांक मतलब Q01 में बदल जाता है। खैर, हमको यहाँ पे फिशर के सूचकांक को जानना है। तो ये था कि क्योंकि ये फिशर के सूचकांक में डाला जाएगा इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। दूसरा था पाशे का मेथड, पाशे का सूचकांक। तो पाशे के सूचकांक में क्या है, ये P01 सेम है P1 अपॉन P0, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू Q1 इंटू Q1। दोनों में Q1 और Q1 का हम इंटू करते हैं
और डिवाइड करके फिर 100 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ P1 चालू वर्ष का मूल्य हो गया, P0 आधार वर्ष का, बेस ईयर एंड करेंट ईयर। उसके बाद हम क्या करते हैं, करेंट ईयर की क्वांटिटी से मतलब चालू वर्ष की मात्रा से हम इसका गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पाशे का सूचकांक। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, लेस्पीरे के सूचकांक में हमने P1/P0 को Q0 से इंटू किया, मतलब आधार वर्ष बेस ईयर की क्वांटिटी से हम उसका गुणा करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, चालू वर्ष यानी करेंट वर्ष की जो क्वांटिटी है, करेंट ईयर की जो क्वांटिटी है, उससे हम इसका गुणा कर देते हैं। तो अंतर यही हो जाता है। तो दोनों में यही अंतर है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसको हम यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके से इसको मात्रा निर्देशांक में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फिशर का सूचकांक क्या होता है। तो ये देखिए, फिशर का सूचकांक है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये लेस्पीरे और पाशे के सूचकांक को इंटू कर दें और उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, गुणा करके। ये अंडर रूट है दोनों, तो हम इसका गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको फिशर का सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। या दूसरा तरीका है P1 इंटू Q0, सेम ये लेस्पीरे हो गया, P1/P0 Q1। तो बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये अभ्यास से ही आएगा कि कई बार हम Q1 और Q0 में कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ Q0 लगाना है और कहाँ Q1 लगाना है, या P1 ऊपर रहेगा या P0। तो ये रखिए, जो आधार है वो नीचे ही रहेगा, तो P0 नीचे ही रहेगा और पहले Q0 आएगा, उसके बाद Q1 आएगा। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ ये जो है, इस तरीके से हम इस फार्मूले को, और दूसरी गलतियाँ बच्चे जो करते हैं, मैंने देखा है कि वो 100 से यहाँ पे इंटू करना भूल जाते हैं। तो ये नहीं भूलेंगे, यहाँ पे 100 से इंटू करना ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फिशर के सूचकांक का। ये देखिए, इसमें लिखा है कि निम्न आंकड़ों से फिशर के आदर्श सूचकांक को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न में है 1985 के आधार पर 1995 का कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है, इसमें कमोडिटी है, वस्तु है ABCD। ये मदें हैं हमारी, कितनी है, 4। 1985, 1985 एंड 1995। तो बेस ईयर कौन सा हो गया, जाहिर है कह रहा है कि 1985 के आधार पे, तो बेस ईयर ये हो गया 1985 और करेंट ईयर हो गया 1995। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बेस ईयर की कीमत है, मतलब ये P0 हो जाएगी, और ये बेस ईयर की मात्रा है, मतलब ये Q0 हो जाएगा। उसके बाद ये करेंट ईयर या चालू वर्ष है, तो यहाँ पे ये P1 हो जाएगा। जो करेंट ईयर रहेगा कहीं भी आप शो करेंगे 1 से ही शो करेंगे इसको, और ये Q1 हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें तो हमको मिल गई, P0 Q0, P1 और Q1। अब हम इसको हल कैसे करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है, कैसे हल किया गया है इसको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो आधार वर्ष था या बेस ईयर था, उसका एक कॉलम बना लिया P0। तो P0 में क्या आ गया, 12, 4, 8, 20। Q0 में यह आ गया, फिर P1 का एक कॉलम और Q1 का एक कॉलम। अब अगला कॉलम क्या होता है, अगला कॉलम होगा जो फॉर्मूले में है। फॉर्मूले में क्या क्या है, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0, P1 Q1। थोड़ा सा स्पष्ट है लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 और P1 Q1। अब इसका मतलब है कि पहले P0 Q0 को आप इंटू करते जाइए और यहाँ लिखते जाइए। जितना P0 Q0 है सबको आप यहाँ पे गुणा करेंगे और यहाँ नोट करेंगे। उसके बाद P0 Q1 में हम क्या करेंगे, ये P0 है और ये Q1 है,
तो इसकी मात्रा जो है मूल्य और मात्रा है दोनों का हम गुणा करेंगे और इस कॉलम में लिखते जाएंगे। अगला क्या है P1 Q0। P1 Q0 में हम P1 और Q0 वाले कॉलम को आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला कॉलम हमको मिलेगा। फिर है P1 और Q1, तो आपस में P1 और Q1 का गुणा करेंगे और हमको ये वाला कॉलम जो है वो मिल जाएगा। अब हम टोटल करेंगे, तो ये P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 और P1 Q1 ये हमको मिल गया। ये हमको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, तो सबसे पहले यहाँ पे वैसे तो बताया गया है, पहले लेस्पीरे का फॉर्मूला है, फिर पाशे का फॉर्मूला है। आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखिए जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया है। तो ये देखिए पहले इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या रखा गया, जो जो फार्मूले में आ रहा है ये वाला यहाँ आ गया और ये यहाँ है, ठीक है। इसका आंसर ये है और इसका यहाँ पे ये मान आ जाएगा और यहाँ पे ये वाले में ये मान आ जाएगा। तो ऐसा मान रखिए और जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको सूचकांक मिल जाता है 137.4। इसका मतलब है कि पहले की तुलना में कीमतों में 37% की वृद्धि हुई है। तो ये है फिशर का सूचकांक। इसको अगर और अच्छे से देखा जाए, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगी कि आप लोग क्या करेंगे। फिशर का जो सूचकांक है वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा P1 Q0 फिर सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1, ये आप मान रखेंगे। उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे, पहले मान रखेंगे, हल करेंगे, अंत में वर्गमूल निकालेंगे और निकालने के बाद 100 से गुणा करेंगे। तो ये प्रक्रिया बाद में होगी। तो जो भी मान होगा वो क्या हो जाएगा, फिशर का आदर्श सूचकांक कहलाएगा। यहाँ पे उत्क्राम्यता परीक्षण रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें 2 प्रकार के टेस्ट हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत ही ईजी कि ये होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो एक टाइम रिवर्सल टेस्ट है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, समय उत्क्राम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। तो जो भी मान आता है फिशर के सूचकांक में वो सही है कि नहीं उसका परीक्षण करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मान रखेंगे, जैसे P01 है और उसको पलट के अगर हम हल करते हैं, ये देखिए, तो ये जो टेस्ट आता है वो अगर फिशर के जो भी मान है सूचकांक के वो हम रखेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो कैसे रखना है उसको, ये देखिए कि ये P01 मतलब सूचकांक जैसा भी है सेम टू सेम वैसा, और जस्ट उसका अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। उसको अगर हम इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो 1 के बराबर आता है। तो ये इसमें पूर्ण होता है। माने अगर आप फिशर के सूचकांक को ऐसा हल करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है, मतलब वो समय उत्क्राम्यता परीक्षण को पूर्ण करता है। उसी प्रकार तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण में फिशर के सूचकांक और उसको हम मात्रा निर्देशांक में बदल देते हैं, जैसा लेस्पेरे और पाशे को बदला, तो उसका जो मान है वो इसके बराबर आता है। तो आप लोगों को ये हल करने तो नहीं दिया जाता है, एक सामान्य जानकारी। तो आप लोग ये दोनों फॉर्मूला जो है वो याद रख सकते हैं। आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष का, पहले इसमें P01 क्या है, आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष का मूल्य निर्देशांक बनाते हैं। Q0 में आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष का मात्रा निर्देशांक बनाते हैं। और जो है आप लोग को तो क्लियर है ही कि P1 क्या है, Q1 क्या है, P0 क्या है, Q0 क्या है। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या होता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा।